नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है सामाजिक न्याय। वैसे न्याय के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लेकिन आज हमारा फोकस मुख्य रूप से सामाजिक न्याय पर रहेगा, सोशल जस्टिस पर रहेगा। तो सोशल जस्टिस, सबसे पहले हम लोग न्याय को ही समझें कि न्याय क्या है। तो न्याय भी उसी प्रकार सभी मनुष्यों को प्रिय है जिस प्रकार स्वतंत्रता प्रिय है और जिस प्रकार समानता प्रिय है। स्वतंत्रता और समानता हो लेकिन अगर न्याय नहीं हो तो फिर वो भी समाज बहुत अच्छा रहने लायक नहीं होता है। तो न्याय सभी व्यक्तियों को प्रिय है। और न्याय की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में व्यवस्थित रूप से रहने के लिए आवश्यक है। अगर पब्लिक लाइफ में जीना है, पब्लिक लाइफ में बहुत सारे संसाधनों का बंटवारे में 19-20 होता है। 19-20 अर्थात कम अधिक होता है। किसी की स्थिति बहुत अच्छी होती है, किसी की स्थिति खराब होती है। कोई बहुत सुविधा संपन्न परिवार से होते हैं, कोई बिल्कुल ही वंचित परिवार से होते हैं, जिसे इंग्लिश में हैव टू और हैव नॉट टू को कहते हैं कि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति होता है, किसी के पास कम संपत्ति होता है। और इसको लेकर के फिर बहुत सारे विषमताएं भी पैदा होती है और कभी कभी दंगे और हिंसा भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी न्याय की ज़रूरत है। न्याय इतना ज़रूरी है कि भारत एक धर्म प्रधान देश था और भारतीय धर्म से न्याय जुड़ा हुआ है। अर्थात जहाँ न्याय नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म होगा वहाँ न्याय होगा। न्याय के बिना धर्म की कल्पना हमारे प्राचीन भारत में नहीं की जा सकती थी। फिर ऐसा नहीं कि न्याय की संकल्पना या न्याय का महत्व, न्याय का इम्पोर्टेंस केवल भारत में है, बल्कि और देशों के 1-2 विद्वानों को हम लोग देखें। जैसे महान दार्शनिक जो चीन के थे, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि गलत करने वाले को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम करना चाहिए। अर्थात जो गलत करने वाले हैं उसको पनिश करना चाहिए और अच्छे काम करने वाले को अवार्ड देना चाहिए। ये 2 विधि के द्वारा, एक पनिशमेंट के द्वारा और एक रिवार्ड के द्वारा, राजा जो है न्याय को कायम रख सकता है। ऐसा महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहते थे। इसी प्रकार अगर हम लोग प्राचीन यूनान की बात करें तो प्राचीन यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, जिसको कि राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा जन्मदाता कहा जाता है एक तरह से। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक जो है, द रिपब्लिक, ये द रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है? कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि न्याय की चर्चा प्लेटो ने किस पुस्तक में की है? तो न्याय की चर्चा प्लेटो ने द रिपब्लिक में की है। तो ये द रिपब्लिक जो है उसमें पूरा न्याय की ही चर्चा है। इसकी विषय वस्तु, इसका जो थीम है वो न्याय है। तो न्याय क्या है प्लेटो का, इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग कुल मिला करके सभी दार्शनिकों का एक जो विचार है सभी को लेने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग रॉल्स के न्याय की चर्चा करेंगे। लेकिन और एक देखते हैं, इमैनुअल कांट। ये भी पश्चिमी विचारक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे इमैनुअल कांट। वो कहते हैं कि हर मनुष्य की एक गरिमा होती है। तो जब हर मनुष्य की एक गरिमा होती है तो उसको अपने प्रतिभा का विकास और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार इमैनुअल कांट को देखा, प्लेटो को देखा, कन्फ्यूशियस को देखा और हमारे प्राचीन भारत में भी देखा कि न्याय और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक पब्लिक लाइफ जीने के लिए एक न्यायपूर्ण समाज का होना, न्यायपूर्ण सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे न्याय के प्रकार का, सामाजिक न्याय के प्रकार का, या फिर सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारा है सामाजिक न्याय स्थापित करने के तरीके पर चर्चा करना है। हमारा विषय ये है कि सामाजिक न्याय को कैसे स्थापित करेंगे। तो सामाजिक न्याय को स्थापित करने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा, समानुपातिक न्याय। और तीसरा, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। बर्ताव का मतलब व्यवहार है ना, ट्रीटमेंट। एक जैसे लोग हैं तो उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। ये सामाजिक न्याय का एक धड़ा कहता है, एक विचारकों का एक ग्रुप कहता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। अर्थात जब व्यक्ति समान है तो उसके साथ जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया नहीं किया जाना चाहिए। जो कि उदारवादी जनतंत्र, जो आजकल उदारवादी जनतंत्र सभी देशों में है,
इसका मूल मंत्र है कि हम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वैसे हमारे संविधान में भी है, आर्टिकल 15 में 16 में नौकरियों में है और 15 में है कि हम लोग सार्वजनिक स्थानों में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये है आज पूरी दुनिया में चल रहा है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ भेदभाव का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये हुआ, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सही भी है। लेकिन सामाजिक न्याय का एक जो दूसरा तरीका है वो है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक, देखिए यहाँ पर गणित घुस गया। अनुपात तो गणित में पढ़े होंगे आप लोग, रेशियो में। तो रेशियो में न्याय करना है। अब जैसे मान लीजिए कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार की बात है। मान लीजिए कि एक क्लास में 50 लड्डू किसी ने ला के दिया, 50 बच्चे हैं तो सभी को एक एक लड्डू दिया जा सकता है। लेकिन क्या एक क्लास में सभी बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं तो क्या उनको सभी को बराबर बराबर अंक दिए जा सकते हैं? मान लीजिए कि 50 में 50 या 50 में 40 सभी को दिया जा सकता है, कमज़ोर बच्चे को भी और तेज बच्चे को। तो कमज़ोर और तेज बच्चों को एक जैसे नंबर नहीं दिया जा सकता है, मेहनती और आलसी बच्चों को एक जैसा नंबर नहीं दिया जा सकता है। उसको नंबर किस अनुपात में देंगे? उसको नंबर हम उसके प्रयास के हिसाब से देंगे कि उन्होंने कितना प्रयास किया, उसकी योग्यता क्या है, उसकी प्रतिभा कितनी है। उसी प्रकार समाज में कुछ लोग खतरे वाले काम करते हैं, कुछ लोग आराम वाले काम करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, कुछ लोग कम मेहनत वाले काम करते हैं। तो किसको कितना परिश्रम मिलना चाहिए? कुछ लोग मानसिक काम करते हैं जिसमें बहुत सारी मेधा की, बहुत सारी मेरिट की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग कम बुद्धि वाला काम करते हैं। तो उनको क्या मिलना चाहिए? उनकी मजदूरी, उनकी वेजेज, उनका प्राइज क्या होना चाहिए? तो उनका प्राइज जो है समानुपातिक होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग बन रहा है तो एक इंजीनियर का जो मजदूरी होता है वो लेबर के मजदूरी के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेबर केवल शारीरिक काम कर रहा है जबकि इंजीनियर ने बहुत पहले उसकी पढ़ाई की है और मानसिक काम कर रहा है। तो समानुपातिक न्याय कहता है कि यहाँ पर बराबरी का मतलब है, न्याय का मतलब है व्यक्ति के प्रयास अर्थात मेहनत और उसके मेरिट, योग्यता के अनुपात में उसको प्राइज मिलना चाहिए, उसको उतनी जो है मजदूरी मिलना चाहिए। लेकिन एक तीसरा जो है न्याय का तरीका वो दोनों से बिल्कुल अलग है। वो कहता है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। ना तो यहाँ समान लोगों के प्रति समान बर्ताव की बात है और ना ही यहाँ पर उसके मेहनत और मेरिट पर कंसीडर किया जा रहा है, बल्कि यहाँ देखा जा रहा है कि उस व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते होंगे कोई सार्वजनिक बिल्डिंग में, तो वहाँ पर रैंप बना होता है जिसमें सीढ़ी नहीं होता है, वो ढलवा टाइप का सीमेंट का बना होता है, उसको पकड़ करके विकलांग लोग, हैंडीकैप्ड लोग चढ़ते हैं। तो ये उनके लिए विशेष रास्ता बनाया जाता है विकलांगों के लिए। ट्रेन में उनके लिए अलग सीट बुकिंग होता है, उसका रिजर्वेशन जल्दी से हो जाता है। तो ये विकलांग लोगों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि वो किस पद को धारण करता है, क्या काम करता है, और जब सभी लोगों के लिए एक जैसे सीट हैं, समान डब्बे हैं, तो इनके लिए अलग डब्बा क्यों बनाया जाए? तो वहाँ उसकी ज़रूरत को देखा जाता है। वहाँ पर समानुपातिक न्याय और समान बर्ताव का जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो फेल हो जाता है। फिर है महिलाओं के लिए भी विशेष जो है सुविधा की व्यवस्था की जाती है। जैसे सार्वजनिक नौकरियों में भी उनके लिए विशेष छुट्टियों की व्यवस्था की जाती है, उनको मार्क्स वगैरह में भी छूट दिया जाता है। और पिछड़ी जातियों के लिए हमारे देश में आरक्षण है, क्योंकि अगर उनको उतार दिया जाए सभी लोगों के साथ, जिसकी पीढ़ियां शिक्षित हैं, जिनके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद हैं और जिनका पूर्वज या फिर कहा जाए कि जिनका आस पड़ोस बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है, और उनको झुग्गी में रहने वाले लोगों के साथ उतार दिया जाए तो बेचारा कहीं भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों के लिए हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है। अब इस पर काफ़ी मतभेद है। हम अगर कहा जाए तो हमारे देश में सबसे डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट जो है वो है आरक्षण। तो आरक्षण को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का आपत्तियां हैं, लेकिन इस विचार के, न्याय के, सामाजिक न्याय के इस विचार को मानने वाले लोग कहते हैं कि यह भी समानता लाने का एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। और ये तीनों कभी कभी लगते हैं कि एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। तीनों का ज़रूरत जो है अलग अलग जगहों में होता है। समान लोगों के लिए समान बर्ताव देते हैं, यहाँ वोटिंग राइट में किसी को कम अधिक नहीं देते हैं, देश की भागीदारी में किसी को कम महत्व नहीं दिया जाता है। समानुपातिक न्याय है
कि भाई अगर कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है रिवॉर्ड किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, और विशेष ज़रूरतों का कोई समाज का कोई धड़ा पीछे रह गया है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अब हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम लोग न्यायपूर्ण बंटवारा करेंगे। ये प्रकार की चर्चा तो हम लोगों ने की, लेकिन अब न्यायपूर्ण बंटवारा की चर्चा करेंगे कि न्यायपूर्ण बंटवारा समाज में कैसे हो। तो समाज में अन्याय हुए हैं प्राचीन काल में और अतीत में हुए हैं, इसीलिए आज समाज में जो ऊंच नीच बहुत सारा देखा जाता है। ये नहीं कि केवल लोग अलग मेहनत करने के कारण ही हमारे समाज में असमानता है, बल्कि छीना झपटी हुआ है, किसी के संसाधनों को छीना गया है, किसी को उसके अधिकार से वंचित किया गया है। तो जहाँ समाज में असमानता है, बहुत सारा भेदभाव है, ऊंच और नीच है, जहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा खाई है, तो हम लोग कहेंगे कि वो समाज न्यायपूर्ण नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक समान समाज हो जाएगा, तो एक समान समाज तो नहीं हो सकता है। ये एक ड्रीम है, सपना है कि एक समान समाज नहीं हो सकता, समाज में सभी लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में खाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हैव टू और हैव नॉट टू के बीच में बहुत ज़्यादा अगर खाई हो जाए तो वो असमान समाज कहलाता है। वहाँ असंतोष होता है, वहाँ हिंसक घटनाएं होती हैं, क्रांतियाँ होती हैं, और फिर समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे हम लोग इतिहास में बहुत सारे क्रांतियों को पढ़ते हैं, उस सारे क्रांतियों का कारण होता है बहुत ज़्यादा सामाजिक खाई, एक दूसरे के बीच में विषमता। तो न्यायपूर्ण बंटवारा करना जरूरी है समाज की खाइयों को दूर करने के लिए। संसाधनों का पुनर्वितरण की ज़रूरत होती है अगर समाज में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे आज़ादी के पहले हमारे देश में ऐसी बात नहीं कि सब कोई गरीब ही थे, बहुत सारे लोग अमीर भी थे। तो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे बहुत गरीब लोग थे, भूमिहीन थे। अंग्रेज़ सरकार की ऐसी ऐसी नीतियाँ थी कि उन नीतियों ने किसानों को भूमि से वंचित कर दिया था। यहाँ किसान तो थे लेकिन भूमिहीन किसान, सोचिए कितना हास्यास्पद बात है। भूमिहीन किसान, किसान है, किसान का मुख्य चीज़ जो है, मुख्य संपत्ति क्या है? भूमि है, और भूमि से हीन किसान थे। तो उन लोगों को भूमि चाहिए था, इसलिए भूमि सुधार कानून लाए गए, जिसमें कि चकबंदी किया गया, जिसमें कि सबसे बड़ी बात जो है वो की गई, जमींदारी प्रथा का समाप्ति किया गया। तो जमींदारी प्रथा का समाप्त करके उन ज़मीनों को गरीबों के बीच में बांटा गया। फिर हमारे देश में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त था, जिसे देवताओं का दर्जा प्राप्त था कुछ जातियों को। तो कुछ जातियों के साथ उनकी परछाई को भी छूना पाप समझा जाता था। तो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 17 में छुआछूत का समाप्ति कर दिया गया कि नहीं, अब किसी भी व्यक्ति के साथ आप इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि जानवरों को छूना पाप नहीं था, लेकिन आदमियों को छूना, आदमियों के परछाई से छुआना पाप था। तो इस प्रकार का सामाजिक बहुत ज़्यादा विषमता भी था। तो ये छुआछूत का अंत किया गया। भूमि सुधार ये एग्जाम्पल है न्यायपूर्ण बंटवारा का, कि संसाधनों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बंटवारा करने की ज़रूरत पड़ती है जब समाज में भेद बहुत ज़्यादा हो जाता है, विभेद बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी पर हम लोग सबसे ज़्यादा फेमस जो सिद्धांत है वो रॉल्स का सिद्धांत है। तो रॉल्स का न्याय सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटर के एग्ज़ाम के लिए भी और समझने के लिए भी। रॉल्स कहते हैं कि समाज में सभी व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए सरकार को जिससे संपूर्ण समाज का लाभ हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे नियम बना दे जिससे अपने मित्रों का, अपने हितैषियों का और अपने जाति और धर्म वाले लोगों को फायदा हो। तो ऐसा नियम बनाए जिससे संपूर्ण समाज के लिए लाभ हो। तो ऐसा व्यक्ति कब समझेगा? कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधाओं से वंचित नहीं होना चाहता है, अपने सुविधाओं को स्वेच्छा से त्यागना नहीं चाहता है। तो उसे कैसे तैयार किया जा सकता है? कहता है उसे अज्ञानता का सिद्धांत बताइए, अज्ञानता का आवरण। उसे बताइए कि कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो वो तो नहीं जान रहा है कि वो कहाँ जन्म लेगा, अमीर परिवार में जन्म लेगा, गरीब में परिवार में जन्म लेगा, शहर में लेगा या देहात में लेगा, बहुत सुविधा संपन्न परिवार में जन्म लेगा या असुविधा वाले जगह में जन्म लेगा। तो इस प्रकार अगर वो सोचेगा तो सबसे न्यूनतम जो सबसे खराब पोजीशन है उसके बारे में सोचेगा कि जिन लोगों की स्थिति सबसे खराब है तो उनके लिए क्या न्याय होने चाहिए, उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अभी वर्षा का मौसम है तो बहुत जगह बरसात आया हुआ है, लेकिन बाढ़ आया हुआ है। तो जो अमीर लोग हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग दूसरे शहर में भी जा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं
और उनके पास जमा पूंजी है, उससे वो खाना पीना खा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, बाढ़ में जिनके घर डूब गए हैं, उनको जान बचाने की आफत है, तो उनके लिए आप क्या नियम बनाइएगा। सोचिए कि अगर आपका जन्म वैसे इलाकों में या वैसे परिवारों में होता तो क्या होता। तो हर व्यक्ति अनजान है अपने जन्म को लेकर, वो कहाँ जन्म लेगा, जन्म लेना तो ईश्वर के हाथ में है। तो अज्ञानता का आवरण सिद्धांत देते हैं रॉल्स और कहते हैं आप इस आधार पर सोचिए और तब नियम बनाइए। तो अब जब नियम बनाइएगा तो वो नियम केवल नैतिकता और ढकोसली उदारता पर आधारित नहीं होगी, बल्कि वो नियम जो आप बनाइएगा वो विवेकशीलता पर आधारित होगी, अर्थात आपकी बुद्धिमानी पर आधारित होगी। आप ये सोचकर नियम नहीं बनाइएगा कि हमारा जन्म तो समाज के सबसे संपन्न इलाके में, सबसे संपन्न घर में, सबसे संपन्न वर्ग में होगा, बल्कि आपको मन में यह भी भय रहेगा कि हम सबसे वंचित इलाके में, सबसे गरीब इलाके में, गरीब परिवार में भी हमारा जन्म हो सकता है। और तब जो डिसीजन मेकिंग होगा, नीति का निर्माण होगा, वो ज़्यादा विवेक सम्मत होगा और ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा। तो यही था रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब हम लोग मुक्त बाजार और हस्तक्षेप की नीति पर विचार करेंगे। सामाजिक न्याय का अनुसरण, सामाजिक न्याय का पालन करना तो सरकार की ही काम है। सरकार ही सामाजिक न्याय स्थापित कर सकता है। और आज दुनिया के अधिकांश देशों में कैसी सरकारें हैं? लोकतांत्रिक सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सामाजिक न्याय को स्थापित करे। और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बेसिक नीड्स है जनता की, मतलब भूमि पूंजी जो बेसिक नीड है हमारा, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, इन सारे चीज़ों की आवश्यकता जो है पूर्ति करे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो कि भोजन से वंचित हो, या फिर शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा भी, शिक्षा भी आजकल आ जाता है, उन सारे चीज़ों की पूर्ति करना हर लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेवारी है। भले ही कोई व्यक्ति अपने मेहनत से नहीं प्राप्त कर पा रहा है इसे, तो फिर भी उसको उपलब्ध कराना। आज के समय में किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर कोई भूखमरी से मर जाता है, अगर कोई चिकित्सा के अभाव के बिना मर जाता है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ही बदनामी की बात होती है। तो लोकतांत्रिक सरकारों की ये ड्यूटी है आज के समय में, और अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन अब एक और नया सिद्धांत आ रहा है, न्यू थ्योरी आ रहा है कि मुक्त बाजार। अब पूंजीवादी व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का सब जगह बोलबाला है। हर जगह फ्री मार्केट की मांग हो रही है कि फ्री मार्केट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ है कि राज्य का हस्तक्षेप भी है। तो हम राजनीति में देखते हैं, जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो राज्य का हस्तक्षेप चाहिए, राज्य का इंटरफेरेंस चाहिए। तो मुक्त बाजार वाले पहले क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। मुक्त बाजार वाले कहते हैं, मुक्त बाजार के सिद्धांत वाले, कि हर व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए, समाज में प्रतियोगिता करने के लिए। उसके बीच में प्रतिद्वंदिता होगी, प्रतिद्वंदिता अर्थात कंपटीशन होगा, तो अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में उसकी प्रतिभा निखरेगी, उसका कौशल का विकास होगा। और जिस व्यक्ति में जितनी प्रतिभा होगी, जितना कौशल होगा, वो व्यक्ति उतना आगे बढ़ेगा। किसी के लिए अवसर को रोकना नहीं है, सभी व्यक्ति को बराबर अवसर देना है, और अपने मेहनत से, अपने प्रतिभा से, अपने कौशल से जो व्यक्ति जितना आगे निकल सकता है वो निकल जाए। लेकिन भारत जैसे देश में ये दिक्कत है कि जहाँ पर एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित रह गया है, भूमिहीन है, जिसकी अपनी अस्मिता नष्ट हो गई थी, जिनका अपना गौरव नष्ट हो गया था, उनको अगर खुली प्रतिद्वंदिता में उतार दिया जाएगा तो दिक्कत होगा। फिर गरीब देश, अगर बाज़ार की बात करें और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो वहाँ पे गरीब देश इस मुक्त बाज़ार के सिद्धांत को सीधा नहीं अपना सकता है। हमारे भारत में उदारीकरण 1991 में शुरू किया गया, उसके पहले हमारे भारत सरकार ने हिम्मत नहीं की कि हम मुक्त बाज़ार के सिद्धांत को अपना लें। खैर जो भी कहें, आज के समय की आवश्यकता है मुक्त बाज़ार, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। इनकी कमियां क्या है कि बिल्कुल प्रतिबंधों से रहित बाज़ार की कल्पना नहीं कर सकते। अगर पूरा प्रतिबंध हटा दिया जाए तो व्यापारी जो चाहेंगे किसी वस्तु की कीमत ले लेंगे, उसमें जो चाहे केमिकल मिला देंगे, जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल कर देंगे, किसी भी तरीके का उपयोग करेंगे जिससे लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कत होगा, लोगों का शोषण होगा अगर ज़्यादा दाम ले लिया जाएगा। तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहित बाज़ार की, प्रतिबंधित सरकार की कल्पना, समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। प्लस
एक और बात है कि ये मुक्त बाज़ार वाले जो नियम है, इसमें बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं, वो वहीं पर पूंजी लगाना चाहते हैं, वहीं पर मॉल्स खोलना चाहते हैं, बड़े हॉस्पिटल, 5 स्टार हॉस्पिटल और स्कूल खोलना चाहते हैं, जहां बड़े लोग, धनवान लोग रहते हैं। वो अगर ऐसी बात होती कि इन लोगों को बहुत चिंता होती सामाजिक कल्याण की, तो आज भारत के गांव-गांव में अच्छे स्कूल होते, अच्छे हॉस्पिटल होते, अच्छी सड़कें होती, अच्छी बिजली होती, लेकिन नहीं है। कारण क्योंकि इन व्यापारियों को गाँव में हॉस्पिटल खोलना, बड़े विद्यालय खोलना या बिजली की व्यवस्था करना फ़ायदेमंद नहीं लगता है। तो इन जगहों पर तो सरकार को काम करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लाभ होता है मेट्रो सिटी में, वहाँ पर कहते हैं फ्री ट्रेड की मांग करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब हम लोग कंक्लूजन के रूप में, सारांश के रूप में यही कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की बहुत सारे तरीके हैं। रॉल्स का भी सिद्धांत हम लोगों ने देखा, और भी समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का भी सिद्धांत देखा, विशेष समानुपातिक न्याय को भी देखा, विशेष ज़रूरत के लोगों को विशेष सहायता की भी बात देखी, और सभी बीच में कहीं कहीं असहमतियां हैं, लोग एक दूसरे सिद्धांत से राजी नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र इसी का नाम है, लोकतंत्र है इसका नाम है कि अगर असहमति के बीच में एक जो है सहमति बना लिया जाए, विवादों के बीच में एक सहमति को निकाल लिया जाए, एक रास्ता को निकाल लिया जाए, चर्चा परिचर्चा के बीच में एक बीच का रास्ता, मिडिल वे निकालना ही लोकतंत्र का नाम है। तो लोकतांत्रिक सरकार से हम लोग सामाजिक न्याय की आशा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और कमेंट करें, और आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।